तो बच्चों अब देखते हैं हम एनर्जी ऑफ शेल, मतलब शेल की एनर्जी जो है वो फाइंड करने का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द शेल इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कर देंगे, वो होगी हमारे लिए टोटल एनर्जी ऑफ शेल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो एज यू नो गाइज, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये जो फॉर्मूला है वो आप 12th में फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे। सो इफ यू फाइंड द टोटल एनर्जी देन यू हैव टू सम द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है, हमारे पास चार्जेस हैं। तो Q1 विच इज़ द न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो, एंड Q2 इट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर चार्ज जो होगा उसमें हमें जो भी उसकी साइन होगी नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कि चार्ज शुड बी मेंशन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। नाउ 1/2 mv स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये साइन आएगा 1/4ε0 z स्क्वायर अपॉन r। सो हियर अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखें, उसमें से वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करें तो आपको याद होगा ये रहा, ठीक है। सो mv स्क्वायर उसका जो वैल्यू है वो ये दिस द वैल्यू, वो हम यहाँ से लेकर वहाँ पर जाएंगे। तो mv स्क्वायर की जगह पर ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, तो 1/2 तो था ही, mv स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 1/4πε0 z स्क्वायर अपॉन r माइनस दिस। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि ये दोनों जो हैं ब्रैकेट वो सेम ही है, 1/4πε0 z स्क्वायर अपॉन r, 1/4πε0 z स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 1 है, तो ये पूरा टर्म हम उसको कॉमन निकाल देंगे, तो बचेगा 1/2 -1 ब्रैकेट में ये 1/2 -1 मतलब हाफ में से एक पूरा जाएगा, मतलब -1 बचेगा, 1/2 बचेगा हाफ। तो -1/2 ब्रैकेट में 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर अपॉन r। नाउ यहाँ पर ये जो r है, वहाँ हम r की जो वैल्यू जो लास्ट वीडियो में हमने जो फाइंड किया हुआ है ये वो पुटअप करेंगे, मतलब r की वैल्यू 4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m z स्क्वायर, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हो जाएगा ऐसा कुछ, -12 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर अपॉन जो r था, r की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। ओके, अब ये जो है वो चला जाएगा ऊपर, तो 4π स्क्वायर m z इंटू z स्क्वायर e स्क्वायर मतलब e⁴ अपॉन 4πε0 दोनों मिलकर उसका स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 2 2 ज़ा 4 कट कर देंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ये, दिस इज़ द फाइनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। इट इज़ 2π स्क्वायर m z स्क्वायर e⁴ अपॉन 4πε स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये हमारे लिए है एनर्जी का फॉर्मूला। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ पाई, वी हैव द वैल्यू ऑफ m, वी हैव द वैल्यू ऑफ e, 1/4πε0 एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट। इस सब की वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो वी गॉट द आंसर इज -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये दो जो हैं उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द यूनिट। इफ यू वांट दिस आंसर इनटू जूल देन मल्टीप्लाई, or we can say that put the value of electron, it is 1.6 multiplied by 10 to the power -19 कूलम। तो यही आप पुट कर देंगे, then you got the value in the unit of joule। तो ये था एनर्जी का फॉर्मूला, 2π स्क्वायर m z स्क्वायर e⁴ अपॉन 4πε स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और इट इज़ -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
Now the next term is wave number. Wave number. It is represented by nu bar. Nu bar. Nu जो था फ्रीक्वेंसी का जो था सिंबल था, अब हम उसको ऊपर अगर बार बना देते हैं, इट इज़ द वेव नंबर इज सिग्निफाइड बाई वेव न्यू बार. तो न्यू बार इट इज़ नोन एज, इट इज़ अ वेव इनवर्स ऑफ वेव लेंथ. वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेव लेंथ. अगर डिफाइन पूछी जाए तो इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस ओवर 1 मीटर. 1 मीटर के अंदर जितने वेव्स प्रोड्यूस हुए होंगे उसके नंबर्स को कहा जाता है वेव नंबर. तो इट इज़ द इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट बाई न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा. न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा. अब बच्चों ध्यान में रखने वाली बात कुछ ऐसी है, जैसे कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक अपने ग्राउंड स्टेट में या N1 ऑर्बिट में था, वहाँ से वो एक्साइट होकर N2 में चला जाता है. तो उसके लिए वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी दी जाएगी. एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक शेल में से दूसरे शेल में जाएगा. इन बिटवीन उसके अंदर उसकी जो एनर्जी है उसमें भी डिफरेंस होगा. तो पहले वाले केस में जब वो उसने एनर्जी ली, पहले थी E1, नाउ इट इज़ E2. सो हियर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इट इज़ रिप्रेजेंट बाय डेल्टा E, which is E2 minus E1. It is the difference of energies. It is E2 minus E1. delta E. Okay. तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है, यूनिट भी है, उसकी वैल्यूज़ भी है, -30.6 Z² अपॉन N². तो ये अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब E2 के लिए एंड E1 के लिए, तो क्या हो जाएगा? E2 के लिए -13.6 Z² अपॉन N² माइनस E1 के लिए -13.6 Z1² अपॉन N². ओके. बट हियर Z जो है वो दोनों में कॉमन ही रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, एक ही एटम की हम बात कर रहे हैं, तो Z विल बी कॉमन. बट N2 और N1 में डिफरेंस रहेगा. तो -13.6 Z² अपॉन N², ये माइनस मिलकर हो जाएगा +13.6 Z² अपॉन N1². तो ये माइनस वाला जो है उसको आगे ले लें, या तो फिर इसमें मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ. तो माइनस कॉमन निकाल दूँगा तो ये हो जाएगा प्लस. तो +13.6 Z² 1 अपॉन N² माइनस 1 अपॉन N1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये मिला फॉर्मूला हमें एनर्जी के डिफरेंस का. एनर्जी के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या मिला? 13.6 Z² ब्रैकेट में 1 अपॉन N2² माइनस 1 अपॉन N1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों कि इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा E इज पॉजिटिव देन द इलेक्ट्रॉन हैज़ absorbed the energy, or we can say that it is in excited state. And if the value of delta E is in the negative, it means it is de-excited, या तो फिर उसने एनर्जी को रिलीज़ किया होगा. एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा E का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. उसने एनर्जी ली है तो एनर्जी इंक्रीज हुई है तो डेल्टा E पॉजिटिव आएगा. एंड इफ़ इट इज़ इन द de-excited state, मतलब कि उसने एनर्जी रिलीज़ की हुई है, तब डेल्टा E की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी. अब एक पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई नाउ कैलकुलेट द वेव नंबर ऑन द फॉर्म ऑफ बाय द एनर्जी, मतलब एनर्जी से वेव नंबर का रिलेशन लेना है हमें. तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये हमने अभी भी देखा. बट यू नो E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा, जो आगे आया था. E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा. या तो आप उसको ये भी कह सकते हैं E इज इक्वल टू H न्यू, C अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू न्यू, ये हमने देखा था फ्रीक्वेंसी के अंदर. तो E इज इक्वल टू H न्यू. नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू इज पुट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मूला ऑफ HC अपॉन लैम्बडा. तो ये है हमारे पास HC अपॉन लैम्बडा, अरे सॉरी E2 माइनस E1. तो E2 माइनस E1 के अंदर हम उसकी एनर्जी, जो E की एनर्जी जो हमने अभी अभी ली थी, आपको याद होगा, ये रहा 2π² mz² e⁴ अपॉन 4πε² n²s². ये हम यहाँ पर E2 E1 में पुट करेंगे. तो HC अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू E2 माइनस E1. सो HC अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू E2, इट इज़ दिस, एंड E1 दिस. अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ N2 और N1 का ही रहेगा, बाकी सब सेम चीज़ है.
2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर एन 2 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन 1 स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल दे आप। ठीक है, तो 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से एच सी को मैं नीचे लेकर आता हूँ, तो 1/λ इज इक्वल टू ये एच सी नीचे आ जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम एच क्यूब एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब और ये सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ये आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, तो वो हमने रख दिया। अब इसमें से z को मैं हटा देता हूँ, z को मैं बाहर रख देता हूँ, बाकी सब यहाँ पर एक साथ 2 पाई एम ई 1/4 पाई एप्सिलॉन एच एंड सी, इन सभी की वैल्यूज़ हमारे पास है, दे आर द कांस्टेंट। इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा आंसर 1.09 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ z स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू 1.09 multiplied by 10⁷ is known as Rydberg constant, which is represented by RH. So you can put the Rydberg constant here or the value. So nu bar is equal to RH multiplied by z square into 1/n2 square minus 1/n1 square. तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। न्यू बार हमने देखा जिसको वेव नंबर कहते हैं, फिर एनर्जी का डिफरेंस, फिर एनर्जी, देन वी हैव इन वेलोसिटी, उसके बाद उसके पहले हमने देखा था रेडियस ऑफ शेल, एंगुलर मोमेंट, ये सभी की वैल्यूज़ और उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सब आपको याद कर लेनी है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, तो नील बोर ने अपने ये सब काम चल रहा था, तभी उनके जो स्टूडेंट्स थे, अब वो जो प्रोफेसर थे तो उनके कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो उनके साथ में काम करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी कुछ काम दिया था और उन्होंने उन जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो काम किया था वो यहाँ पर हमें थोड़ा दिया गया है। अब नॉर्मली क्या होगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन हैं, सपोज अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, एग्जैक्टली देखा जाए तो नील बोर्स ने हाइड्रोजन के बारे में ही स्टडी किया था। तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट शेल में होता है, वहाँ से वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ कहीं पे भी जा सकता है अप टू इन्फाइनाइट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए वो किसी एक शेल में से दूसरे शेल में जाता है, फिर वो उसी एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ करते हुए वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है। और जब वो अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है, जो एनर्जी रिलीज़ करता है उस स्टेट को कहा जाता है डी एक्साइटेशन स्टेट। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर के लेवल में जाता है तो उसको कहा जाता है एक्साइटेशन। और जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है, डी एक्साइटेशन। जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई n इज इक्वल टू 1। ये n इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट होकर चला जा सकता है 2 पे या 3 पे या 4 या 5 या 6 या 7 या इन्फानाइट तक जा सकता है, और वहाँ जाने के लिए उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, एंड दिस इज नोन एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी एनर्जी को वो रिलीज़ करके वापस आता है। जैसे कि आप बात करें कि भाई आप ले लें एक हाइड्रोजन लैंप ले लें, उसमें से हाइड्रोजन लैंप, हाइड्रोजन बल्ब, उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसी इलेक्ट्रिसिटी में से, उसी एनर्जी को लेकर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने शेल को छोड़कर हायर पोजीशन में या हायर लेवल में जाते हैं। तब वो वहाँ जाने के बाद उसी एनर्जी को जो उसने एब्जॉर्ब की थी, उसी एनर्जी को वो रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट और वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। तो जब वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उसी लाइट की वजह से वो जो हमारा लैंप होता है वो जल पाता है। तो यहाँ पर हमारे पास उसके कुछ अलग अलग फिनोमिना हैं।
अलग अलग स्टूडेंटों ने उन्होंने ये स्टडी किया था। तो फर्स्ट जब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट पे, मतलब कि n=1 पे जब वो वापस आता है तो वो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज को एमिट्स करता है या तो फिर रिलीज़ करता है। और ये जो सीरीज़ मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो है वो दिखाई है, विच इज़ नोन एज लेमन्स सीरीज़। लेमन्स सीरीज़, लेमन नाम के उनके नील बोर के स्टूडेंट ने इसको स्टडी किया था, तो नील बोर ने इसको फिर नाम दिया था लेमन सीरीज़। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहीं से भी इन्फानाइट से लेकर सेकंड से लेकर कहाँ आता है, तो अपने n=1 ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो इसको कहा जाता है लेमन्स सीरीज़। इन दिस केस इट विल रिलीज द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो उसका जो ग्राउंड लेवल है वो 1 होगा और बाकी एक्साइटेशन स्टेट में कोई भी हो सकता है, 2, 3, 4 अप टू इन्फानाइट। देन वन मोर, अगर जो ग्राउंड, अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आकर ही गिरेगा या फर्स्ट शेल पे आकर ही गिरेगा, हो सकता है वो सेकंड पर आकर गिर जाए, इन्फानाइट टू सेकंड पे लेकर आकर गिर जाए। तो वहाँ पर उसका जो ग्राउंड स्टेट होगा वो हो जाएगा Ng=2 और एक्साइटेड स्टेट जो होगा या जो ऑर्बिट होगी, शेल जो होगा, वो इन्फानाइट से लेकर 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 अप टू इन्फानाइट। इस सीरीज़ को स्टडी किया था बाल्मेर नाम के स्टूडेंट ने, जिससे इसको नाम दिया गया है बाल्मर्स सीरीज़। एंड दिस विल रिलीज द विजिबल रेज। ये विजिबल रेज जो विबग्योर जो हम कहते हैं, जो हम देखने के लिए जो कैपेबल होते हैं, उन रेज को ये रिलीज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगी विजिबल रेज की एक सीरीज़ एंड नोन एज बाल्मर्स सीरीज़। तो जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर आकर गिरा, वैसे ही पॉसिबल है कि 3 के ऊपर भी आकर गिर जाए। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फानाइट से लेकर 3 के ऊपर या 6 से 7 से 5 से 4 से वो 3 के ऊपर आकर गिरता है। तो वहाँ पर हमारी जो ग्राउंड लेवल बन जाएगी वो हो जाएगी Ng=3 और ऊपर वाली एक्साइटेड जो होगी 4, 5, 6 अप टू इन्फानाइट। इस सीरीज़ को नाम दिया गया है पास्चन सीरीज़। इट रिलीज द इंफ्रारेड्स। ये इंफ्रारेड जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंफ्रारेड्स कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। तो आपने देखा होगा बल्ब जो गर्म हो जाते हैं ड्यू टू दिस। देन आफ्टर 4, अगर ग्राउंड लेवल 4 है, 4 के ऊपर गिर जाते हैं तो उसको कहा गया है ब्रैकेट सीरीज़ और उसका ग्राउंड लेवल होता है 4, मतलब 4th सीरीज़ के ऊपर आकर वो गिरेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो रिलीज infrared. And the same way, one more, if the ground level is 5th, Ng=5, known as P-fund series और ये भी IR मतलब इंफ्रारेड्स को रिलीज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सीरीज़ हैं, ये सभी अलग अलग स्टूडेंट्स से नील बोर के, और उन्होंने ये स्टडी किया था। लेमन सीरीज़ विच इज़ UV रेज, then Balmer series, this is visible rays, and then Paschen, bracket and P-fund, these 3 are infrared series. तो अब याद करो आप, जैसे कि वो ट्यूबलाइट होती हैं, आपने CFL बल्ब्स देखे होंगे या वाइट ट्यूबलाइट्स आपने देखी होगी, वहाँ पर ये हाइड्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल्स, मतलब कि उसके पार्टिकल्स होंगे। तो नंबर्स ऑफ, ऐसा नहीं कि 1-2 फिल किया हुआ है। अब एज यू नो भी देयर आर नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। लाइक अगर 1 मोल सिर्फ हम लेते हैं तो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब कि 6.022 × 10⁻23 जितने होते हैं। तो यहाँ पर तो नंबर्स ऑफ, करोड़ों में वो मॉलिक्यूल्स होंगे और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए वो अलग अलग सीरीज़ में जाएंगे। मे बी 1 में, 2 में, 3, 4, 5 अप टू इन्फानाइट में अलग अलग शेल में जाएंगे, और जब वो वहाँ से वापस आते हैं तब वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। सो दिस एनर्जी मे बी in the form of UV rays, in the form of visible light, in the form of infrared rays। और इसी की वजह से जब आप ट्यूबलाइट या वो जो CFL हैं चालू करते हैं तो वो रोशनी जो देते हैं वो इसी की वजह से, जो विजिबल रे हैं उन्हीं की वजह से चारों ओर रोशनी फैल जाती है। साथ ही में आपने देखा होगा कि इट बिकम्स हॉट ड्यू टू इंफ्रारेड रेज। एंड वन मोर थिंग, आपने देखा होगा कि वो जो ट्यूबलाइट जब सब या CFL हैं, जब वो काम करना बंद कर देता है, आप अगर उसको तोड़ के फोड़ के देखें, देन यू फाइंड दैट
उसके अंदर, ग्लास के अंदर जो है वो वाइट कलर की एक लेयर बनाई जाती है। ये जो है इट इज़ द सीरियम ऑक्साइड। ये सीरियम ऑक्साइड का पाउडर का एक लेयर होता है और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है सीरियम ऑक्साइड की कि इट कैन एब्जॉर्ब द यूवी रेज। ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो उसमें से यूवी रेज जो होंगे उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपके रूम के अंदर नहीं आते हैं। तो ये पूरा सीरीज़ है जिसको कहा जाता है ट्रांजिशनल सीरीज़। दिस सीरीज़ आर नोन एज ट्रांजिशनल सीरीज़, जिसके अंदर लेमन सीरीज़ विच इज़ यूवी रेज, देन बाल्मर सीरीज़ दिस इज़ विजिबल रेज, and then after infrared in the Paschen series, bracket series and P fund series.